तो मैं कितनी देर पहले ऑस्ट्रेलिया लैंड कर सकता हूँ, मैं कितनी देर पहले काम शुरू कर सकता हूँ, ये बहुत जरूरी चीज है। तो क्या हाल है सबका, आपके सारे ठीक है। तो फाइनली भाई आज हम बात करेंगे कि हर स्टूडेंट को, या जो भी पहली बारी आ रहा है, चाहे वो वर्क वीजे पे आ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट वीजे पे आ रहा हो पहली बारी, तो उसको ऐसी 5 चीजें क्या करनी चाहिए जो कि उसके लिए आगे जाके बहुत ईजी रहेगा। बाकी ये भी चीजें जो आपको बताने लगा हूँ, ये चीजें जब आफ्टर यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, एक इसके बाद में थोड़ी रिसर्च करके और एक और बताएगी हम बिफोर यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए जब आपका वीजा आ जाए। सिर्फ पैकिंग के अलावा आपको और भी बहुत चीजें करनी है। एक मैंने पैकिंग की लिस्ट भी बना रखी है, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर लिंक चेक करोगे वहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगी, पैकिंग लिस्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो उसमें मैंने सारा कुछ इंक्लूड कर रखा, क्या ला सकते हो क्या नहीं, और क्या आपको लाना चाहिए और कितने कपड़े लाने चाहिए। क्योंकि जब शुरू में वीजा आया था, शुरू में क्या मेरा जब पहली बार वीजा आया तो ऑब्वियसली खुशी तो सबको होती है यार, कितना वेट करे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। तो हमने कर तो ली लाखों 2 लाखों की शॉपिंग, पर यहाँ आके तो भाई हमें पता लगा ये तो बिल्कुल ही उल्टा है, जो हमें दिखता है वो है नहीं। तो इस करके इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। जो कि आप देखते हो यहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े कपड़े पा रखे, हम इंडिया से इकट्ठे कर लेते हैं 1 लाख की शॉपिंग। उस लिस्ट में सिर्फ वो चीजें इंक्लूडेड है जो कि आपको बहुत जरूरी है। आपके यूटेंसिल्स, आपके कपड़े, आपको कितनी जीन्स लानी चाहिए, कितने पेयर्स लाने चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको टू बी ऑनेस्ट आपको आपके सारे जो कपड़े होएंगे ना वो सारा दिन आप काम की डाल के रखोगे। इवन मेरी भी कई वीडियोज में आपने देखा होगा, मैंने डोमिनोज की टी शर्ट डाली हुई है, उसके ऊपर जैकेट डाली होती है, क्योंकि हम सारा दिन काम पे होते हैं। वो तो आज छुट्टी है तो हम थोड़ा कूल होके बैठे हैं, बाकी टाइम वेस्ट ना करे। तो आज हम बात कर रहे हैं 5 थिंग्स टू डू व्हेन यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। आप एयरपोर्ट से अपनी अकोमोडेशन पे आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली जब मैं पहली बार तो बहुत कंफ्यूज था, मतलब सारे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है भाई, यहाँ आसपास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आएगा। सबसे पहले आपको लेना सिम कार्ड जाके। तो सिम कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा? सिम कार्ड आपको मिलेगा कोई भी ग्रोसरी स्टोर, कोई भी कन्वीनियंस स्टोर, आपको बहुत ईजिली सिम कार्ड अवेलेबल है। तो ये नहीं कि बहुत मुश्किल आपको कहीं अप्लाई करना पड़ेगा सिम कार्ड के लिए। इससे भी ईजी मेथड मैं आपको बताता हूँ। जब जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड हो तो आपको 3-4 काउंटर्स दिखेंगे जब आप एग्जिट करोगे। तो वहाँ पे आपको वोडाफोन का काउंटर दिखेगा, ऑप्टस का काउंटर दिखेगा, टेल्स्ट्रा का दिखेगा। ये जो 3 कंपनीज है सिम की, आपको हर जगह दिखेगी ही दिखेगी। बाकी छोटी मोटी कंपनीज बहुत है, बाकी ये 3 मेन कंपनीज है और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एयरपोर्ट से सिम ले रहे हो या आप बाहर से सिम ले रहे हो, पैकेज दोनों के सेम पड़ेगा। जो कि मैंने रियलाइज किया, क्योंकि अब जब मैं इंडिया से वापस आया था तो मैं जान के सिम पूछने गया था, मैं देखूं से कि एक्चुअल में होता क्या, क्योंकि मैंने तब वहां सिम नहीं लिया था। तो वहां जो मैंने रियलाइज किया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, कंपनी आपको सेम पैकेज ले रही है और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं कि आप एयरपोर्ट पे ले रहे हो, पासपोर्ट आप पे होएगा उस टाइम पे, तो आपको इजिली वो सेम दे देते हैं। और हाँ, पे करने की बात होती है, आप कोई स्टूडेंट्स कैश लेके आए होते हैं तो आप कैश भी कर सकते हो, कई स्टूडेंट्स पे फॉरेक्स कार्ड होता है तो आप उससे भी पे कर सकते हो। बाकी ट्राई करना कैश कर देना, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड पे ट्रांजैक्शन फीस बहुत हाई है। क्योंकि शुरू में मैं भी फॉरेक्स कार्ड लेके आया था। अगर आप $10,000 से ऊपर लेके आ रहे हो तो आपको मार्क करना पड़ेगा कि आप क्यों लेके आ रहे हो इतना ज्यादा कैश, और आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा सारा कैश लीगल है। तो इस करके ट्राई करना कि आप $2-3 हज़ार इज फाइन। उसके बाद आप ट्रांसफर करा सकते हो अपने अकाउंट में इंडिया से, जो कि मोस्टली हर स्टूडेंट यही करता है, बाद में वो ट्रांसफर करा लेते हैं। हाँ ठीक है, उस टाइम पे एक टाइम पे आपको फीस देनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फीस, बट इट्स इजी, आपको इमिग्रेशन के उसके चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। दूसरा हम बात करते हैं कि आपको अब जाना है, सिम कार्ड आपने ले लिया, अब आपने जाना बैंक अकाउंट खुलवाने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं काम शुरू करोगे, कहीं आपने पे करना, आपको बैंक अकाउंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कार्डलेस पेमेंट्स, यहाँ पे कैशलेस पेमेंट, कार्डलेस मैंने कह दिया, यहाँ पे कैशलेस पेमेंट्स बहुत ज्यादा है। और कार्डलेस भी वैसे है क्योंकि आपको एप्पल पे ही करना है, कार्ड तो यहाँ कोई उठाता भी नहीं। कैश लेते हैं ऐसी बात नहीं, कैश आपको एक्सेप्ट करते हैं, पर बहुत जगह कस्टमर कार्ड से पे करता है क्योंकि इट्स सेफ, और यहाँ पे कोई इतना ज्यादा कैश कैरी नहीं कर रहा। तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आपको बैंक अकाउंट में वो क्या मांगेंगे? सबसे पहले आपको 3 बताता हूँ, 3 बैंक की इसकी कोई स्टूडेंट्स की फीस नहीं है मेंटेन करने की, क्योंकि दूसरे जो बैंक्स है वो अकाउंट मेंटेन करने की आपसे फीस ले लेंगे, जो कॉमनवेल्थ बैंक, ANZ बैंक एंड वेस्ट बैंक। ये मैं पर्सनली यूज कर चुका हूँ, तो मुझे पता है इसकी कोई फीस नहीं है जब तक आप स्टूडेंट हो। उसके बाद भी बहुत मिनिमम फीस है, तो वो आप जाके खुलवा सकते हो। वो आपसे आपका पासपोर्ट यही मांगेंगे और ये सब 2-3 चीजें लगेगी और वो आपका अकाउंट खोल देंगे। उसके बाद आपको कभी बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि वो आप अपना जिस भी बैंक में आप खुलवाओगे उसमें ऐप डाउनलोड करवाएंगे, तो वहीं से आप ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो बहुत इजीली। उसमें कोई इशू हो तो वहीं पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो सारा कुछ। यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें हैं, मतलब बहुत क्या, मोस्ट ऑफ टाइम आपको इन पर्सन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट वगैरह बहुत कन्वीनियंट और एप्स वगैरह बहुत यूज होते हैं, तो वो आपको बहुत कन्वीनियंट भी रहता है स्टूडेंट को। तीसरा आपको क्या करना है, आपने सिम कार्ड ले लिया, आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, आपको जाना है यूनिवर्सिटी। आप
आपको यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म करना होता है जब आप लैंड हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि मैं आ चुका हूँ, तो यूनिवर्सिटी वाले आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑन कर देते हैं। वो भी बहुत जरूरी है, आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, पर आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल को आप डॉक्टर पे दिखाने भी जा रहे हो उसके भी अराउंड $80-90 और वो आपको वापस आएंगे अगर आप अपने इंश्योरेंस में उसकी रिसिप्ट भेजोगे। आपकी यूनिवर्सिटी वाले आपकी सारी हेल्प करा देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आपकी होगी, आपकी ऑफर लेटर या सीओ के ऊपर लिखी होती है हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी, तो उसको ध्यान से देखना। तो जितने टाइम का आपका वीजा होगा उतने टाइम की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, और ये जरूरी है, मतलब बहुत कम बार यूज होती है, पर पता नहीं कब यूज करनी पड़ जाए आपको, तो आपको ऐप डाउनलोड करवा देंगे, वो आपको रजिस्टर कर देंगे, सारा कुछ ऑन करा देंगे आपको। अब सिम भी ले लिया आपने, बैंक भी खुलवा दिया, अब आप यूनिवर्सिटी भी चले गए, एक बार यूनिवर्सिटी देख भी, और बेनिफिट, और एक और बेनिफिट है अगर आप यूनिवर्सिटी पहले जाओगे कि आपको पता लग जाएगा यार कि मैंने जाना कहाँ से, मुझे कितनी देर लग रही है, कैसे जाना, मैंने ट्रेन यहाँ से लेनी है, बस लेनी है, किस टाइम पे आती है, तो आपको सारा स्केड्यूल पता लग जाएगा एक एक चीज का। तो ईजी भी रहेगा जब आप पहली बार ओरिएंटेशन पे जा रहे होगे, तो तब आप घूमनी हो जाओगे कि यार नहीं मैं तो इधर देखा था उधर, तो इस करके। अब आ गई TFN नंबर। TFN नंबर क्या होता है? TFN नंबर होता है भाई टैक्स फाइल नंबर। जब भी आप कहीं लीगल जॉब कर रहे होते हो तो वो आपको टैक्स फाइल नंबर आपसे मांगेंगे कि आपकी पे उसी TFN नंबर के थ्रू आएगी। तो ये आपको TFN नंबर अपडेट भी करना पड़ता है बैंक में ही, पर आपको ये ऐप में ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट करने का TFN नंबर। तो इट्स इजी। TFN नंबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा आपको, ये कहीं और की वेबसाइट से नहीं लेना, क्योंकि बहुत ऐसी स्कैम वेबसाइट्स भी बहुत होती है जो आपको चार्ज करती है $30 $40, तो इसका कोई फायदा है ही नहीं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल TFN नंबर और ABN नंबर में। ABN नंबर इतना जरूरी नहीं है, ABN नंबर आप थोड़ा टाइम बाद भी अप्लाई कर सकते हो। तो ABN नंबर तब आपको जरूरत पड़ता है जब आप खुद बिजनेस कर रहे हो या ऊबर चला रहे हो, तब आपको ABN नंबर। कोई स्टूडेंट जाते ही ऊबर चलाना शुरू कर गया कि उसने साइकिल रेंट पे ले ली, वो सारी चीजें, तो आप उन्हें बाद में भी अपडेट कर सकते हो। अब अगर मेरे पे कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसे हायर कर लेता हूँ, समझ लो अब इसको सिर्फ 2 वीक ही हुए हैं, उसने TFN नंबर नहीं अप्लाई किया, अभी तक उस पर TFN नंबर नहीं आया, तो हम क्या करते हैं पहले हायर कर लेते हैं और बाद में TFN नंबर अपडेट कर देते हैं आफ्टर 1 or 2 वीक्स। तो इट्स फाइन, कितनी कोई इशू नहीं आता, पर इट्स बेटर कि आप पूरा अपने सारे पेपर वर्क अपना तैयार रखो तो सही रहता है। बाकी एक और चीज, ओपल कार्ड लेना। ओपल कार्ड सिर्फ सिडनी में है, ये अब याद रखना कि ये आपको हर जगह ओपल कार्ड नहीं चलेगा। ओपल कार्ड आपका सिर्फ चलेगा बस, ट्रेन, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कहीं भी आप जा रहे हो तो आपको ओपल कार्ड टैप करना है। वैसे आप अपना बैंक वाला कार्ड जो कि मास्टर कार्ड कहते हैं हम इसे, वो भी आप टैप कर सकते हो, पर शुरू में जैसे आप आए हो आपने बैंक का भी अकाउंट 2 दिन पहले खुलवाया, तो इस करके आप पे मास्टर कार्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, तो आप ओपल कार्ड ले सकते हो। मिनिमम उसका रिचार्ज कराना पड़ता है $20। ओपल कार्ड बिल्कुल फ्री होता है। NSW में तो ट्रांसपोर्ट कार्ड बिल्कुल फ्री है, पर विक्टोरिया में और क्वींसलैंड का मुझे हिसाब नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे ही बोलता, पर शायद विक्टोरिया में फीस है इस करके, क्योंकि मेरी एक वीडियो थी उसमें बोला भी था कि विक्टोरिया में उसकी मिनिमम फीस है कार्ड खरीदने की, उसके बाद रिचार्ज की। पर NSW में कोई ऐसे फीस वगैरह नहीं है ओपल कार्ड खरीदने की, तो ओपल कार्ड इजीली रहता है। आप टैप करो जहां आप उतरे हो वहां पे टैप ऑफ कर दो, और इनकेस अगर आप भूल के तो मैं बता दूं कि भाई अगर हमने नहीं टैप किया, क्योंकि कोई चेक तो कर नहीं रहा, रैंडमली चेक कर आएंगे, वो कहेंगे चलो इस पे टैप करके दिखाओ, मतलब उन पे मशीन होती है फोन टाइप, वो कहेंगे चलो इस पे टैप कर दो, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है आप कहाँ से चढ़े हो कहाँ से नहीं, तो वो उस ओपल कार्ड में आ जाएगा। अगर नहीं हो रखा तो आपको $200 तक का फाइन भी आ सकता है। तो इस करके ये चीजों का ध्यान रखना। बाकी यही 4-5 चीजें थी मेन, बाकी और भी यार बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि मैं समझ लो एक तरह के एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वो आपको तभी पता लगती है जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो चीजें। तो इस करके हाँ, शुरू में आपको दिक्कत आएगी, शुरू में आपको पता नहीं लग रहा, मैं ऐसे कह दूं नहीं यार शुरू में बहुत अच्छा लगेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, कि आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा बहुत जल्दी। नहीं, शुरू में आपको समझने में थोड़ी देर लगेगी, पर आप जब एक बार समझ जाओगे फिर आप मेरी तरह ही दूसरों को समझा रहे होगे। तो इस करके इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। एक और मेन क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स का होता है कि भाई अगर मेरा वीजा आ गया 3 महीने पहले, अगर मेरा वीजा आ गया और मेरा कोर्स अभी स्टार्ट होना है 3 महीने बाद ही, तो मैं कितनी देर पहले ऑस्ट्रेलिया लैंड कर सकता हूँ, मैं कितनी देर पहले काम शुरू कर सकता हूँ, ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप 90 डेज पहले ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो जब से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, चाहे आपका वीजा 6 महीने पहले आया, चाहे आपका वीजा 2 महीने पहले आया, आप 90 डेज पहले ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर सकते हो। 90 डेज हुए अपने अराउंड 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स पहले आप आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, पर आप काम नहीं कर सकते, ये भी बात ध्यान रखना। काम आप तभी करोगे जब आपकी स्टडी शुरू हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जाते ही 3 महीने पहले चले जाते हैं, काम कर लेते हैं, थोड़ी सी फीस इकट्ठी हो जाएगी, रेंट निकल जाएगा, तो वो बिल्कुल भूल जाओ। लीगली आप काम नहीं कर सकते, और ये आपके ऑफर लेटर या COE पे भी लिखा, ऑफर लेटर भी लिखा होता है, या वीजा कंडीशन में आपकी जरूर लिखा होगा कि आप काम तभी कर सकते हो जब आपका कोर्स शुरू हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा। बाकी यही यार 4-5 इंपॉर्टेंट बातें थी। होप ये बहुत स्टूडेंट्स हम नए आ रहे हैं, जून इनटेक, जुलाई इनटेक वाला, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खोला यार, किसी का क्वेश्चन एंड आंसर्स हमेशा देने के लिए तैयार है। इंस्टाग्राम पे मैं ट्राई करता हूँ बहुतों के
भी रिप्लाई कर दूं, पर वो कोई ना कोई मिस कर ही देता हूँ मैं। बाकी यही 4-5 चीज़ें थी। इसमें से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है आपके एक्सपीरियंस में और मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस रिलेटेड होती है। ये नहीं कि मैं प्रॉपर ऑफिशियल आपको एडवाइस दे रहा हूँ या इमिग्रेशन का, वो ऐसा कुछ नहीं। ये सारी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपको ये 5 जो मैंने रियलाइज करी, हर स्टूडेंट को ये 5 चीज़ें करनी चाहिए जब भी वो आता है। तो बाकी यार होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। चंगा, ओके, और खिंच के रखो काम।